नमस्कार। आज हम कुछ बेहद दिलचस्प स्रोतों पर बात कर रहे हैं जिनका विषय है भारत, साम्राज्य से आधुनिकता तक। जी नमस्कार। ये दस्तावेज भारत की एक बहुत ही असाधारण यात्रा दिखाते हैं। मतलब आलीशान साम्राज्यों से लेकर आज का भारत। बिल्कुल। जरा सोचिए, एक जमीन जहां कभी शहंशाह भव्य किलों से हुकूमत करते थे, हाँ, और आज वही धरती आप देखिए चंद्रयान जैसे मिशन भेज रही है, एआई स्टार्टअप्स का गढ़ बन रही है। सही कहा। और आपके भेजे गए स्रोतों को पढ़कर ये जो पूरा बदलाव है ये और भी साफ नजर आता है। तो चलिए इसी कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। हमारे स्रोत शुरू होते हैं मुगल काल की शानो शौकत से। जी, अकबर की प्रशासनिक समझ या फिर शाहजहां की वास्तुकला, ताजमहल तो है ही खैर। हाँ, और औरंगजेब का वो विशाल साम्राज्य। लेकिन सिर्फ इमारतें नहीं, स्रोतों में उस दौर की जो जटिल प्रशासनिक व्यवस्था थी, जैसे वो मनसबदारी प्रणाली, हाँ, मनसबदारी। उस पर भी अच्छी रोशनी डाली गई है। ये उस वक्त के हिसाब से तो काफी उन्नत थी, बिल्कुल पर हाँ, बाद में इसमें कुछ कमजोरियां भी आई। बिल्कुल। वो ढांचा बहुत अहम था उस वक्त, लेकिन जैसा कि इन दस्तावेजों में भी है, देखिए सत्ता का पहिया तो घूमता है। सही बात है। तो मुगल शक्ति जब थोड़ी कमजोर पड़ी तो फिर समुद्र पार से एक नई ताकत ने दस्तक दी, अंग्रेज। हाँ, पहले व्यापारी बनकर आए और फिर धीरे धीरे शासक बन बैठे। ये बदलाव भी बड़ा तेज था। स्रोत बताते हैं कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत की। एक दिलचस्प बात निकल कर आती है इन लेखों से। क्या? वो ब्रिटेन की रणनीति भारतीय अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण की, जैसे यहाँ का जो पारंपरिक कपड़ा उद्योग था उसे कैसे कमजोर किया गया ताकि उनकी लंकाशायर की मिलों का माल बिक सके। हाँ, वो आर्थिक पहलू बहुत महत्वपूर्ण था। और 1858 आते आते तो भारत सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। जी, जिसे हम उपनिवेश कहते हैं। मतलब एक ऐसा क्षेत्र जिस पर पूरी तरह से किसी दूसरे देश का शासन हो। लेकिन यहीं से भारत की जो असली पहचान है, उसके लचीलेपन की कहानी शुरू होती है। इसका जिक्र आपके स्रोतों में बार बार मिलता है। हाँ बिल्कुल, गुलामी के खिलाफ आवाजें उठने लगी। 1857 का सिपाही विद्रोह, उसका तो काफी विस्तार से वर्णन है। और ये भी कि कैसे अलग अलग हिस्सों में छोटे बड़े कई प्रतिरोध चल रहे थे। और फिर वो दौर आया महात्मा गांधी के नेतृत्व का, अहिंसक आंदोलन का। जी, स्रोतों में गांधी जी के सत्याग्रह और असहयोग आंदोलनों पर काफी विस्तार से बात है। लेकिन ये भी अच्छा है कि ये दस्तावेज उस दौर की जो दूसरी विचारधाराएं थीं, हाँ, जैसे क्रांतिकारी। हाँ, क्रांतिकारियों का योगदान या फिर अलग अलग सामाजिक समूहों की अपनी भूमिकाएं, उन्हें भी नजरअंदाज नहीं करते। बिल्कुल। और आखिरकार इतने सालों के संघर्ष, अनगिनत बलिदानों के बाद 1947 में स्वतंत्रता। मगर आजादी मिलना मंजिल नहीं थी, वो तो एक नए सफर की शुरुआत थी। सही कहा। स्रोतों में नेहरू जैसे नेताओं के सामने जो चुनौतियां थीं, उनका अच्छा चित्रण है। हाँ, बिखरे हुए राज्यों को एक करना, एक नया संविधान बनाना और करोड़ों लोगों के लिए लोकतंत्र की नींव रखना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। पहली पंचवर्षीय योजनाएं, औद्योगिक विकास की वो शुरुआती कोशिशें, उनका भी जिक्र है। जी, इन सभी दस्तावेजों को पढ़ते हुए एक बात तो साफ उभरती है। क्या? कि भारत ने अपनी राह काफी हद तक खुद बनाई। हाँ, और आज की तस्वीर देखें तो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है भारत। तकनीकी शक्ति, खासकर आईटी और अंतरिक्ष विज्ञान में। और इन सब के साथ दुनिया का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र। तो संक्षेप में कहें तो इन सभी स्रोतों से जो मुख्य बात निकल कर आती है वो है भारत की वो असाधारण क्षमता, बदलाव को अपनाने की क्षमता। हाँ, और अपनी विविधता को सहेज कर रखने की और लगातार आगे बढ़ते रहने की। बिल्कुल। 1857 के विद्रोह की वो चिंगारी से लेकर 1947 की आज़ादी और आज का ये आर्थिक विकास, ये सफर चुनौतियों और सफलताओं दोनों से भरा रहा है। हाँ, हमने देखा कैसे मुगल वैभव के बाद ब्रिटिश उपनिवेश का दौर आया, फिर गांधी और अनेक नेताओं के मार्गदर्शन में स्वतंत्रता मिली, और फिर नेहरू जैसे दूरदर्शी लोगों ने एक नए राष्ट्र की नींव रखी। आपके दिए स्रोतों से ये कहानी बहुत स्पष्ट रूप से सामने आती है। सच में भारत की पहचान शायद इसी लचीलेपन, इसी विविधता और निरंतर प्रगति की इसी ललक में छुपी है। जी, विपरीत परिस्थितियों का सामना करके भी अपनी राह बनाने की जो क्षमता है, मुझे लगता है यही इन स्रोतों का एक केंद्रीय संदेश है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। भारत ने अपनी हजारों साल पुरानी संस्कृति को बचाए रखते हुए
आधुनिकता को जिस तरह से अपनाया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। इसमें कोई शक नहीं। तो इतिहास के इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद इस निरंतर विकास की कहानी का अगला अध्याय क्या हो सकता है, इसके भविष्य की दिशा क्या होगी, सोचने वाली बात है।